इस सवाल की हम बात करें तो यहाँ पे एक बोट है और बोट की जो लंबाई है वो 10 मीटर गिवन है। एक साइड पे एक लड़का है पप्पू नाम का, 80 किलोग्राम उसका वेट है। दूसरे साइड पे पिंकी है 20 किलोग्राम की। ठीक है, कह रहा है कि दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें, तो आप बताओ बोट के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सवाल इतना ही है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन पप्पू एंड पिंकी इंटरचेंजेस देयर पोजीशंस ऑन द बोट। बोट पे पोजीशन को अपनी चेंज कर रहे हैं। लंबाई 10 मीटर है। बोट का जो मास है ना वो 100 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम की अगर आप बात करो, इस पूरे सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, पप्पू, पिंकी और बोट। एक्सटर्नल फोर्स कुछ है तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप फोर्स की बात करें भी तो बैलेंस है। नॉर्मल रिएक्शन mg आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास ये सिस्टम रेस्ट पे है ना, शुरू में सिस्टम रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। और चूंकि आप ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्सटर्नल किधर, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये अगर जीरो है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे फिर तो एक्सेलेरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था शुरू में। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा वो जीरो होगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आपका जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हम फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी जो है वो बोट हो गई, ये हमारी है बोट। ठीक है, और एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशंस वगैरह हम लोग देखेंगे। ये रेफरेंस लाइन हो गया। यहाँ पे आपका है पप्पू, और पप्पू का जो वेट है वो 80 किलोग्राम। यहाँ पे जो है वो है पिंकी, पिंकी जो है वो 20 किलोग्राम की है, और ये जो मास है इसका 100 किलोग्राम है बोट का। ठीक है, पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद क्या डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखो, हमें ये नहीं पता कि बोट का मोमेंट लेफ्ट में होगा राइट में होगा, इसके बारे में आप सोचो ही नहीं। ठीक है ना, अगर आपने मान लिया कि लेफ्ट में होगा और आंसर आपका नेगेटिव निकल के आ गया, इसका मतलब कि आपने जो माना था वो गलत माना था। जो मोशन होगा वो राइट की तरफ होगा, तो वो साइन से आप पता कर लेंगे लास्ट में। तो हमने ये माना कि यार ये जो बोट है ना, ओवरऑल जो पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, उसके बाद बोट जो हो रहा है वो लेफ्ट में चला आ रहा है। ठीक है, और इसका मानने का हमारे पास रीज़न है, थोड़ा सा लॉजिक ये है हमारे पास कि देखिए, इस पे फ्रिक्शन लगेगा FR1 मान लिया हमने दाहिने तरफ, क्योंकि इसका मास अलग है 80 किलोग्राम है। अब इस पे दाहिने लग रहा है तो बोर्ड पे फ्रिक्शन लगेगा FR1, लेफ्ट की तरफ लगेगा। ठीक है, पिंकी इधर आ रही है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो FR2 हमने मान लिया। पिंकी पे चूंकि लेफ्ट में लग रहा है तो बोर्ड पे लगेगा इधर FR2 के बराबर। अब आप ध्यान से समझिएगा, इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है? आप बोलोगे यार FR1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है। इसका मतलब लेफ्ट में FR1 अगर इस बोर्ड पे ज़्यादा लग रहा है, राइट में FR2 कम लग रहा है, इसका मतलब बोट लेफ्ट में ही जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो सेंटर ऑफ मास जो था वो कहीं यहाँ पे था। मानने में क्या अर्ज है? ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट पोजीशन बनाने जा रहे हैं जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। सो ये हमारी रही बोट, ये बोट है हमारी, और हमने मान लिया कि जो बोट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो इधर लेफ्ट में हुआ है। एक मिनट यार, कलर वही रखते हैं। चलो, हमने मान लिया कि जो बोट के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है वो x का हुआ है। ठीक है, पप्पू आपका पहुंच चुका है यहाँ पे, ये 80 किलोग्राम का पप्पू। जो पिंकी है वो यहाँ पे आ चुकी है, ये आपकी है 20 किलोग्राम। ठीक है, अगर बोट x में इधर आई है, इसका मतलब अगर हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये कितना होगा? आप बोलोगे ये x के बराबर होगा, क्योंकि बोट x लेफ्ट में आई है ना। पप्पू यहाँ पे पहुँच गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 10 मीटर था बोट का लंबाई, तो ये पूरा 10, ये x, तो ये आपका हो जाएगा 10 - x, और ये हो गया मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? 10 - x मीटर। ठीक है, पप्पू अपनी इनिशियल पोजीशन थे, कहाँ पहुँच गया? 10 - x मीटर दाहिने पहुँचा। पिंकी की बात करें, पिंकी की इनिशियल पोजीशन यहाँ हुआ करती थी, अब पिंकी यहाँ पे है,
तो वहाँ से अगर ये डिस्टेंस अगर पूरा देखोगे ना तो 10 + x हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार कि पिंकी के अंदर जो लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 10 + x के बराबर हुआ है। ठीक है, अब ज़रा एक बार हम लिखते हैं चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके। पप्पू वेट कितना है? आप बोलोगे 80 किलोग्राम है। वो गया किधर है? तो आप बोलोगे वो गया है 10 - x मीटर, किधर? दाहिने तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं पिंकी की। पिंकी ये है 20 किलोग्राम की और वो कितना लेफ्ट में आई है? तो 10 + x ये लेफ्ट में आई है। आप बोलोगे 10 + x और ये किधर आई है? इतना मीटर ये लेफ्ट में आई है। ठीक है, ज़रा बोट की बात कर लेते हैं। सो बोट ये आपका है 100 किलोग्राम का और ये कितना लेफ्ट में आया है? तो x मीटर ये आपका लेफ्ट में आया है। ठीक है, हमें क्या करना? सिर्फ m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस m3 x3 वेक्टर इक्वल्स टू सारा का सम जीरो कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि दाहिने वाले को प्लस, लेफ्ट वाले को माइनस मानते हैं। ठीक है, सो m1 आपका हो गया 80, x1 कितना दाहिने गया है? 10 - x। हमने दाहिने को प्लस मान रखा है, पहले दिखा दे रहे, इधर को प्लस मान रखा है, इधर को माइनस मान रखा है। अब चाहे माइनस लेफ्ट वाले प्लस आप लेफ्ट वाले को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 80, 10 - x, ये लेफ्ट में गई है ना पिंकी, तो माइनस कर देते हैं। -20 कितना? 10 + x। बोट भी लेफ्ट में गई है ना, सो -100 और ये हो गया x = 0। पूरे सिस्टम में तीन ही चीज़ें तो हैं, एक आध और हो जाते तो उसका भी ऐसे हम करते। ज़रा ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक करें तो ये आपका हो जाएगा 800 - 80x, ये आपका हो जाएगा -200 - 20x और ये हो गया -100x = 0 के बराबर। सिंपल। अब गुणा भाग बचा हुआ है, तो आप देखोगे तो 800 में से 200 गया, ये आपका हो जाएगा 600। ठीक है, -80 और -20 ये आपका -100 हो गया और -100, तो ये आपका हो जाएगा -200। ठीक है ना, x = 0। ठीक है ना, तो 600 = 200 × x, तो x = आपका हो जाएगा 3 मीटर, यानी बोट जो होगी वो लेफ्ट में जाएगी 3 मीटर। देखो प्लस के साथ आ गया ना, इसका मतलब जो हमने माना था ना कि लेफ्ट में जाएगी बोट, वो सही माना था। अगर ये माइनस आ जाता मतलब ये लेफ्ट में नहीं जाएगी, x जो होगा वो राइट में जाएगी बोट, इस तरह से। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे डील करेंगे, 2 की जगह 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस आप देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। पूरा सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब अब भी रेस्ट पे होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होनी चाहिए। एयर डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सवालों को, इस टाइप के सवालों को जो है हम हैंडल करेंगे। ठीक है।